वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, हम जो संधि का प्रकरण अध्ययन कर रहे थे उसमें प्रथम कड़ी के रूप में संधि का सामान्य परिचय, उसका संधि की उत्पत्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, सारा खंडन मंडन कर चुके हैं। इसके बाद हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं कि स्वर वर्णों के मेल से उनमें होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि में जो पहली संधि है, वैसे संधि शब्द पुल्लिंग का है, लेकिन बोलने में हम संधि होती है, होगी, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारे रूटीन में है। लेकिन जब प्रश्न आता है कि संधि शब्द किस लिंग का है तो हमें पुल्लिंग ही करना होता है। तो हम यण संधि का अध्ययन कर रहे थे और यण संधि का सामान्य अध्ययन हम कर चुके हैं। सॉरी। यण संधि का सूत्र हम पढ़े थे इको यणची। इको यणची में हमने देखा था इक के स्थान पर यण आदेश होता है अच परे रहने पर। अच भी कैसा? असमान अच। देखिए, असमान अच है तो यण संधि हो जाएगी, लेकिन अगर समान अच है, ई के बाद में अगर कोई असमान अच है तो ई के स्थान पे यह हो जाएगा। लेकिन कोई समान अच है, मतलब ई के बाद में ई है, तो भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। ई प्लस ई बराबर बड़ा ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा कि अगर ई ऊ री और री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तब तो यण संधि होती है और इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक मतलब ई ऊ री और यण मतलब य व र ल। और किसका कौन से के स्थान पे कौन सा होगा ये भी आपको रटना बिल्कुल नहीं है। ई के स्थान पर ये होगा क्योंकि ई के नज़दीक यह है। ये कैसे? इचू ये सैनाम तालु। आप पढ़ चुके हैं कि ई का उच्चारण स्थान भी तालु है और ये का उच्चारण स्थान भी तालु है। दूसरा है ऊ के स्थान पर अपने को क्या करना है? वह क्यों करना है कि वह के नज़दीक ऊ है। कैसे? उपपद्य मानिया नाम ओष्टो। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ट है और वह का दंतोष्ट है, तो ओष्ट ओष्ट दोनों। अब ऊ के स्थान पे अपन यह तो नहीं करेंगे क्योंकि ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ट है और यह का तालु है, तो दोनों दूर हो गए ना। तो जो जिसके नज़दीक है वही उसके पास आएगा। भाई सीधी सी बात है, जो आपका पड़ोसी है, आपके पास रह रहा है, दोनों का एक रास्ता है, वही आपकी हेल्प करेगा, वही आपकी सहायता करेगा। दूसरा उठ के तो नहीं आएगा, तो ई की सहायता करने के लिए वह तो नहीं आएगा, यही करेगा। ऊ की सहायता करने के लिए वह ही आएगा, यह तो नहीं आएगा। तो ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह और री के स्थान पर रह, क्योंकि ऋतु रसानाम मुर्दा और लृतु लसानाम दंत है। लरी के स्थान पर लय आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है, एकादेश नहीं, सिर्फ एक के स्थान पर। दोनों पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आदेश नहीं होता, यानी एकादेश नहीं होता, सिर्फ आदेश होता है। आदेश और एकादेश में अंतर हम समझ चुके हैं। आदेश एक के स्थान पर होता है, एक को हटाकर दूसरा उसकी जगह आता है, और एकादेश दोनों को हटाकर कोई तीसरा उनकी जगह रख दिया जाता है। तो इस तरह से इको यणची, इक के स्थान पर यण, अच परे होने पर। कैसा अच? असमान। अगर समान है तो दीर्घ संधि होगी। अब देखिए हमें किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और किस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो उदाहरण देखिए, आज हम उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला शब्द हमने लिया पहला शब्द अपने पास है सुधी धन उपास्य। देखिए, बहुत से विद्यार्थियों की समस्या रहती है कि जब आप संधि विच्छेद करते हो तो किस शब्द में छोटी ई की मात्रा आएगी, किस में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, किस में बड़ी ई की मात्रा आएगी, किस में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, तो वो पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, उसके लिए एक छोटी सी आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई भी उपसर्ग है,
उपसर्ग कौन से होते हैं? अति, अनु, वि, प्रति, अधि। तो इस तरह के कोई भी उपसर्ग है तो उपसर्ग का जब आप संधि कर रहे हो, संधि विच्छेद में पूर्व पद के रूप में अगर आपको उपसर्ग पद प्राप्त हो रहा है तो उपसर्ग में कभी भी मतलब बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, बल्कि छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा आएगी। जैसे अति, अनु, प्रति, वि, सु। उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी रहेगी। दूसरी बात है कि कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है तो मात्रा बड़ी आएगी। यानी पूर्व पद के रूप में आपको स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त हो रहा है तो उसमें मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। जैसे नदी, मधु, चमू, वधू। कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है तो मात्रा आप बड़ी करेंगे। इसके अलावा कोई भी नपुंसकलिंग शब्द है उसमें मात्रा आपको छोटी करनी है। नपुंसकलिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे? जैसे एक तो कोई भी तरल पदार्थ है तो वो हमेशा छोटी मात्रा होगी। देखिए मधु, मधु एक नपुंसकलिंग शब्द है तो मात्रा छोटी ही आएगी, बड़ी नहीं आएगी। देखिए कैसे, मधु, मधु एक तरल पदार्थ है, शहद है, तो नपुंसकलिंग है और मधु में मात्रा छोटी आएगी। और इसके अलावा वारी, वारी यानी जल, तो ये भी एक तरल पदार्थ है तो इसमें मात्रा छोटी आएगी। इसके अलावा जैसे दधी, दधी मतलब दही, दही एक तरल पदार्थ है तो मात्रा छोटी आएगी। इसके अलावा कोई भी पुल्लिंग शब्द है, कोई भी पुल्लिंग शब्द है जैसे कि मान लो रवि, कवि, विष्णु, इसके अलावा गुरु, इसके अलावा पतंजलि, पाणिनि, कोई भी पुल्लिंग शब्द हो सकता है। तो कोई भी पुल्लिंग शब्द आपको पूर्व पद के रूप में प्राप्त हो रहा है तो मात्रा छोटी आएगी। तो इन थोड़े से इन चीज़ों का आप अध्ययन कर लें, इनको जान लें कि कोई उपसर्ग है तो मात्रा हमेशा छोटी आएगी, स्त्रीलिंग शब्द है तो मात्रा बड़ी आएगी, और इसके अलावा नपुंसकलिंग या कोई पुल्लिंग शब्द है तो मात्रा हमेशा बड़ी आएगी। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है मात्रा छोटी आएगी, स्त्रीलिंग है मात्रा बड़ी आएगी, और उपसर्ग है तो मात्रा छोटी आएगी। ठीक है। अब देखिए यण संधि कैसी होती है। देखिए अपने पास शब्द है सुधि धन उपास्य, तो ये आपके यण संधि के नियमों की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यण संधि अपने को कहती है कि इक के बाद में कोई यण, इक के बाद में कोई अच हो। कैसा अच? असमान अच। तो देखिए सुधि में अच है, इस तरह से आप ई को अलग निकाल लीजिए, शुद्ध ई और उपास्य। अब देखिए ये इक है कि नहीं है? ई उ री ल री ये इक होते हैं, तो ये ई है, ई का मतलब इक है, और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर है। यही तो अपना सूत्र कहता है ई उ री ल री किसी भी रूप में हो, दीर्घ रूप में, इनके बाद में कोई असमान स्वर हो चारों के बाद में, तो ई बदल जाता है य में, उ बदल जाता है व में, री बदलता है रे में, और री बदलता है ल में। ये अपना सूत्र कह रहा है। तो ई के बाद में उ है मतलब असमान स्वर है। ई के बाद में ई होता तो समान स्वर होता, लेकिन ई के बाद में उ है तो असमान स्वर है। अब अपन क्या करेंगे? यण संधि का अपना नियम क्या कहता है? ई के बाद में कोई असमान स्वर है तो ई को आप य में बदल देंगे। वो तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि सिर्फ आदेश है, एक आदेश नहीं है। अपना सूत्र कह रहा है कि सिर्फ एक के स्थान पर अपने को आदेश करना है, दोनों के स्थान पर नहीं। तो उ है वो ई को य बनाने में सिर्फ
बाहरी सहायता दे रहा है, बाहर से अपना समर्थन दे रहा है, लेकिन अपने आप को बदल नहीं रहा, अपने आप को मतलब अपना अस्तित्व रखेगा, अपना अस्तित्व नहीं मिटाता है। अगर दोनों वर्ण अपना अस्तित्व मिटा देते हैं तब तो एकादेश होगा, लेकिन जब एक वर्ण बाद वाला वर्ण अपना अस्तित्व नहीं मिटाता है और अपने स्थान पर तटस्थ रहता है तब वो आदेश होता है। तो ऊ अपने स्थान पर तटस्थ रहेगा और ये जो ई है उसको यह बना देगा। तो ई के बाद में ऊ आने से, असमान स्वर आने से ई को हम यह में बदल देंगे। अब देखिए क्या बन गया, सु ध यह के अंदर ऊ की मात्रा मिलेगी तो यू बन जाएगा, आगे अपना पास से है तो इस तरह से ध आधा है और ये शुद्ध्युपास से रूप बन जाएगा। ये शुद्ध्युपास से रूप अपना बन गया। अब देखिए जब आपको संधि विच्छेद करना है, ज़्यादातर आपको शब्द देखकर संधि विच्छेद कराया जाएगा। इस तरह टुकड़ों में संधि करके आपको संधि विच्छेद दे करके संधि करना आपसे नहीं पूछेगा, बल्कि इस तरह से शब्द देखकर आपको संधि विच्छेद करना होगा और बताना होगा कि कौन सी संधि है। जैसे शुद्ध्युपासे इति शब्दे, इस शब्द में कै संधि अस्ति, कौन सी संधि होगी, कौन सी संधि है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। या शुद्ध अशुद्ध, एक संस्कृत में आपसे अस्ति और नास्ति में बहुत सारी गलतियां होती है, ऐसा है या नहीं है। अस्ति को विद्यार्थी नास्ति समझ लेता है और नास्ति को अस्ति समझ लेता है। तो अब अस्ति और नास्ति का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न जब भी पढ़े, पेपर जब भी करें तो अस्ति और नास्ति, अस्ति का मतलब है, न अस्ति मतलब नहीं है। कौन सा विकल्प गलत है या नहीं है, सही है या नहीं है, कौन सा शब्द शुद्ध अस्ति ना अस्ति है या नहीं है, तो मतलब उल्टा हो जाता है। फिर आप अगर अस्ति को ना अस्ति पढ़ लेते हैं तो है को नहीं है ऐसा पढ़ लेते हैं, फिर वो पूरा ही प्रश्न गलत हो जाता है। तो ना अस्ति नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, और अस्ति तो है ऐसा पूछ रहा है आपको। तो अस्ति और नास्ति में देखिए फर्क। तो शुद्ध्युपास से है, ये आपको दिया है और इसका संधि विच्छेद आपको करना है। तो पहले तो यण संधि की आप पहचान करना सीखें कि जहाँ भी आपको आधे वर्ण के बाद में य व र दिखाई दे। देखो लरी वाला उदाहरण अलग है, उनको अलग से पढ़ेंगे, उनमें आधे वर्ण वाला कोई भी काम नहीं करेगा, कोई भी नियम आधे वर्ण वाला आपके काम नहीं करेगा। लेकिन य व र, इनमें आपको हमेशा ये देखना है कि शब्द के बीच में आधे वर्ण के बाद में अगर आपको य व र दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर यण संधि होगी। तो ये देखिए ध में आपको ध आधा है और ध के बाद में आपको यह दिखाई दे रहा है, ध के बाद में आपको यह दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो पहचान करेंगे कौन सी संधि है। आधे अक्षर के बाद में यह है, यह व र में से कोई भी है तो जाहिर सी बात है यण संधि है। तो ये तो अपना हो गया कि इधर यण संधि है। अब यण संधि है तो विच्छेद कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आधे अक्षर को पूरा लिख दीजिए। लिख दिया, आधे अक्षर को पूरा लिख दिया। फिर आप करेंगे क्या काम, जो यह है वह है या र है उसके अनुसार मात्रा लगाएंगे। तो ध के बाद में यह है, यह के अनुसार अपनी जो मात्रा लगेगी वो कौन सी लगेगी। आपने देखा यह के अनुसार ई की मात्रा, यानी ई ही तो यह में बदलता है, तो यह के नज़दीक कौन है, ई है, इचुए से नाम तालु। तो यह के अनुसार आप मात्रा लगा देंगे ई की। अब ई की मात्रा आप छोटी या बड़ी लगाएंगे वो आपको देखना है कि सुधी, तो सुधी में मात्रा बड़ी आएगी सुधी। और फिर यह के अंदर जो भी मात्रा है, जो भी स्वर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आदेश है एकादेश नहीं है, तो ऊ तो अलग से हटेगा। तो यह के अंदर मात्रा है ऊ की और आगे वाला ऐसा कैसा आ जाएगा, इस तरह से शुद्धि उपास्य वर्ण अपना, शुद्धि प्लस उपास्य ऐसा संधि विच्छेद अपना हो जाएगा। तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है
की आपको पहचान करनी है कि कौन सी संधि है। कैसे करेंगे? अगर आपको शब्द के बीच में आधे अक्षर के बाद में यह व र दिखाई दे तो निश्चित रूप से यण संधि है, और ये आपको दिखाई दे गया। अब आधे अक्षर को आप पूरा लिखेंगे, पूरा लिख करके यह के अनुसार मात्रा लगा देंगे, यह के अनुसार मात्रा ई की लगेगी, और सुधि में आप जानते हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगेगी। और फिर आगे बचा हुआ भाग यह के अंदर ऊ है, उसको निकालेंगे, और पास से सुधि प्लस उपास से, इस तरह से ये संधि विच्छेद हो जाएगा। देखिए अगला शब्द आपसे प्रश्न पूछेगा, शुद्धि उपास से अत्र कै संधि भवती। शुद्धि उपास्य में कौन सी संधि होगी या नहीं होगी, ऐसा भी आपसे पूछ सकता है, तो आप कहेंगे कि यण संधि होगी। अगला जो अपना जो वर्ण है, अपना जो शब्द है वो है इति धन आदि। आप देखते हैं कि आप 4 चरणों में संधि विच्छेद या संधि करना सीखिए। तय में से ई को बाहर निकाल लो, इधर आ को बाहर निकाल लो, और ये दी। अब देखिए ई मतलब इक, और इक के बाद में अच। कौन सा अच? असमान। ई के बाद में अगर ई होता तो दोनों मिलकर बड़ी ई हो जाते और तब दीर्घ संधि हो जाती, लेकिन ई के बाद में यहाँ पर आ रहा है, मतलब असमान स्वर आ रहा है, तो ई ऊ री री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो यण संधि होती है। ये हमने रट लिया है अच्छी तरह से, तो यहाँ पर हो गई यण संधि। अब अपन क्या करेंगे? ई को किस में बदलेंगे? ई को बदलेंगे यह में, ये हमें पता है, तो ये इत, ई को बदल दिया यह में, और एक के स्थान पर करना है तो यह हलंत होगा, और आगे आदि अपना ऐसा का ऐसा है। अब इनको मिला दीजिए, तय आधा, यह के अंदर आ आया। देखो कोई भी व्यंजन होता है वो अर्धमात्रिक होता है, और अर्धमात्रिक व्यंजन है और इसके नीचे हलंत है तो आगे वाला स्वर इसमें मिल जाएगा। यह के अंदर आ मिला तो इत्यादि रूप सिद्ध हो गया। अब इत्यादि का संधि विच्छेद हमें करना है। इत्यादि शब्द देखकर आपसे पूछा जाता है कि इत्यादि, इति शब्द से संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करिए या इसका संधि विच्छेद इस विकल्प में से कौन सा होगा, किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। मतलब दोनों ही तरह से आपसे पूछ सकता है कि इसका संधि विच्छेद ये होगा, ये अस्ति, ये है या ना अस्ति, नहीं है। अपन बाद में प्रश्नों को हल करेंगे तो इनको अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज में और देखेंगे। तो यहाँ पे इत्यादि का संधि विच्छेद आपको करना है। तो पहले तो आप देखिए कौन सी संधि है, आधे अक्षर के बाद में यह है तो निश्चित रूप से यण संधि है, हमने देख लिया है। तो आधे अक्षर के बाद में यण, यह होने से यण संधि है। अब हमें क्या करना है, आधे अक्षर को पूरा लिख दीजिए। लिख दिया। अब यह है, यह के अनुसार हम मात्रा कौन से लगाएंगे, ई की। अब देखो ई की मात्रा लगाएंगे तो इति बनेगा। अब इति में इति एक उपसर्ग है और उपसर्ग में मात्रा छोटी आएगी, और आगे बचा हुआ भाग यह के बाद में यह के अंदर कौन सा स्वर है, आ और दी। तो ये बन गया इति धन आदि। ये इत्यादि का संधि विच्छेद हो गया। अब अगला जो उदाहरण है वो अपना है प्रति धन एक। तो देखिए किस तरह से हम